पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। और इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये जो ब्लू पॉइंट है ये कौन सा मोशन कर रहा है। आंसर है इट इज मेकिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, इसके बाद रेड वाला जो पार्टिकल है दैट इज मेकिंग ए सर्कुलर मोशन। ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, अलग अलग तरह के स्प्रिंग्स हैं जिनको हम मूव करते हैं, उनमें ऑसिलेशंस होते हैं। ये आप देख रहे हैं ऑसिलेशन कर रहा है। तो जब एक पार्टिकल ऑसिलेशन करता है और उसका हम ग्राफ बनाते हैं, जो बेल्ट वहां पर चल रही है वो बेल्ट टाइम है। टाइम आगे बढ़ता जाता है, दैट मीन्स वो पेपर आगे बढ़ता जाता है और इसका मोशन वाई एक्सिस पे हो रहा है। तो अल्टीमेट दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, ग्राफ। इस तरह से ग्राफ बनते हैं, टाइम और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों से। ये वेव क्या होता है, देखिए ये रस्सी एक जगह पर रखी है। क्या ये रस्सी अपनी जगह से राइट पर जा रही है? नो, अपनी जगह पर है। हर पार्टिकल अपनी जगह पर है। कोई भी पार्टिकल राइट में जाता है क्या? नहीं जाता है। फिर भी आपको लगता है एक चीज है जो राइट में जा रही है, वो क्या चीज है? तो आंसर है, उसके लिए अलग अलग शब्द समझिए। वो आंसर है डिस्टरबेंस। हमने डिस्टरबेंस कहां क्रिएट किया है? तो आंसर है जो ये राइट साइड है, ये वाले राइट साइड में हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया ये। और ये डिस्टरबेंस अब कहां पहुंच गया है? लेफ्ट साइड पे। सॉरी, ये आगे चल के राइट साइड। ये लेफ्ट में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ये चल के कहां आ गया? राइट साइड। तो क्या चीज आगे बढ़ रही है? डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस मतलब मोशन होना। मोशन मतलब उसमें वेलोसिटी आना किसी भी पार्टिकल में। और जब किसी चीज में वेलोसिटी आएगी तो उसका मतलब है उसमें एनर्जी आएगी। तो इस केस में लेफ्ट से राइट की तरफ कौन बढ़ता है? तो आंसर है एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी किस फॉर्म में बढ़ती है? एनर्जी डिस्टरबेंस के फॉर्म में बढ़ती है, क्योंकि हर डिस्टरबेंस में एनर्जी होती है। इस डिस्टरबेंस ने, इस एनर्जी ने आगे बढ़ने के लिए किसकी हेल्प ली? तो हम बोलेंगे एक मीडियम की हेल्प ली। उस मीडियम का नाम यहां पर क्या है? रस्सी, दैट इज रोप। ये उसका मीडियम का नाम है। तो एक मीडियम की हेल्प से एक जगह पर एनर्जी है डिस्टरबेंस के फॉर्म में, वो एनर्जी दूसरी जगह पहुंच गई डिस्टरबेंस के फॉर्म में। और ऐसा जाने में, ये एनर्जी वहां से वहां जाने में जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर डिजाइन बनाया, उन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाया। उस पैटर्न को आप देख रहे हैं यहां पे। ये वाला जो डिजाइन बनता है, ये जो पैटर्न बनता है, इसको कहते हैं वेव। ये वेव है। सो वेव इज व्हाट? ऊपर देखिए, वेव इज पैटर्न ऑफ मोशन ऑफ मीडियम। मीडियम कौन है? रोप। रोप के पार्टिकल्स ने जो पैटर्न डिजाइन बनाया उसको हम वेव कहते हैं। उस समय क्या काम हो रहा है? आंसर है दिस ट्रांसपोर्ट्स डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया। शर्त क्या है? मीडियम नहीं जाएगा। रस्सी का कोई भी हिस्सा, रोप का कोई भी हिस्सा लेफ्ट से राइट में नहीं गया, वो तो अपनी जगह पर है। पर हमने किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया? डिस्टरबेंस को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये जो डिजाइन बनता है, ये जो पैटर्न बनता है, इसको क्या कहते हैं? वेव। ये डेफिनेशन नोट करिए, व्हाट इज ए वेव। ये उसका आंसर है, व्हाट इज ए वेव। What is a wave? Wave is a pattern of motion of medium which transport disturbance without transporting the medium. ऊपर वाली उसकी डेफिनेशन है, नीचे वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज एक्सप्लेनेशन। जिस समय उसके पार्टिकल चल रहे होते हैं उस समय पार्टिकल्स की ऐसी शेप होती है।
किसी भी एक इंस्टेंट पर अगर आप वेव को रोकेंगे तो उस समय मीडियम के पार्टिकल्स की शेप इस तरह की दिखेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेव्स। टाइप ऑफ वेव किस पर डिपेंड करता है? तो हमने देखी नेचर में जो जो हमारे आसपास वेव्स मिलती हैं उसके हमने 3 तरह के पार्ट किए। एक मैकेनिकल वेव, ये वो वाली वेव है जिसमें डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम पार्टिकल, एक मीडियम होना चाहिए, उस मीडियम में पार्टिकल होना चाहिए और उस पार्टिकल में डिस्टरबेंस होगा जो आगे जाएगा। तो किस चीज में डिस्टरबेंस होगा? पार्टिकल में, और मीडियम में पार्टिकल होगा। दूसरी वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें मटेरियल नहीं होगा, मटेरियल पार्टिकल नहीं होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वोल्टेज कम ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम ज्यादा होगी और ये उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जिस तरह से मैकेनिकल वेव में हमारा मटेरियल का डिस्टरबेंस आगे बढ़ता था। अभी किसका डिस्टरबेंस बढ़ेगा? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का। तो वो वाली वेव क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आगे बढ़ने से ही हमारा मोबाइल चलता है, टीवी चलते हैं, ये सब चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से चलती हैं जो वायरलेस होती हैं, राइट? और उसका एग्जांपल आपने देखा, रोप के पार्टिकल जब चलेंगे, पानी के पार्टिकल जब चलेंगे, तो ये कौन से मटेरियल, ये कौन सी वेव होगी? मैकेनिकल वेव, क्योंकि उसमें पार्टिकल है, उन पार्टिकल के पास मास है, इलास्टिसिटी है, ये वाली प्रॉपर्टीज उसमें है। ओके, तीसरी वेव्स होती हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। व्हेनेवर वी थ्रो ए मटेरियल and a material moves with certain velocity, then it is carried by a wave. ये एक तीसरे तरह की वेव है, ये मॉडर्न फिजिक्स में आती है। तो जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज को पढ़ेंगे, व्हाट इज मैटर वेव और इसका नेचर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ये सब चीजें उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि फिजिक्स में वेव्स कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की। ट्रेडिशनल जो चली आ रही हैं वो है 2 टाइप की, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और अभी मॉडर्न फिजिक्स में नई कौन सी ऐड हो गई है? मैटर वेव। ओके, अब हम लोग अलग अलग तरह से इसके क्लासिफिकेशन करते हैं वेव के। एक क्लासिफिकेशन करने का तरीका है मीडियम के बेसिस पर, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। हमारा मीडियम मटेरियल भी हो सकता है, जैसे एयर। एयर में जब हम बोलते हैं, एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट कराते हैं, वो पार्टिकल अपनी जगह पर सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। इसमें आप देखिए यहां पर, हाँ, ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ये वाले पार्टिकल, इन पार्टिकल को ध्यान से देखिए। यहां पर आपको दिख रहा है डिस्टरबेंस किधर जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। सबको दिखता है? अच्छा, अब आप किसी भी एक पार्टिकल को नजर गड़ाकर देखिए, सिर्फ एक पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल चुन लीजिए, सिर्फ उसी पर नजर रखिए और देखिए क्या वो पार्टिकल राइट में जाता है? किसी भी एक को, वो वाला पार्टिकल राइट में नहीं जाता है। वो क्या करता है? राइट में जाता है, सेंटर में आता है, फिर लेफ्ट में जाता है, फिर सेंटर में आता है, फिर राइट में जाता है, फिर सेंटर में आता है। वो ऑसिलेट कर रहा है। किसी भी पार्टिकल को देख लो, दिखा किसी को? हाँ, तो सभी पार्टिकल को जब आप इंडिविजुअली देखते हैं तो इंडिविजुअल देखने में क्या लगता है कि वो क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट। उसकी एक मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट कर रहे हैं। कोई भी एक पार्टिकल को देखो, लेकिन पूरे ग्रुप को देखने से हमको क्या लगता है कि एक डिस्टरबेंस हो रहा है और वो डिस्टरबेंस किधर बहते चला जा रहा है? राइट की तरफ। ये वेव है। ये कौन सी वेव है? मटेरियल वेव। दूसरे में देखिए, ये रेड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है और ब्लू वाले मैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
ओके, ये दो तरह की हो गई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल क्या है? लाइट, हीट, रेडियो वेव्स। मटेरियल वेव के एग्जाम्पल ऊपर लिखे हैं, वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं मटेरियल वेव पर। मटेरियल वेव में किसने ऑसिलेट करना है? आंसर है मटेरियल के पार्टिकल ने ऑसिलेट करना है। मटेरियल के पार्टिकल दो तरह से ऑसिलेट कर सकते हैं। एक वेव लेफ्ट से राइट जा रही है, उसका ऑसिलेशन लेफ्ट टू राइट हो सकता है, उसका ऑसिलेशन ऊपर से नीचे हो सकता है। देखिए, ये जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं, ऊपर ब्लैक वाले डॉट्स, ये डॉट ऑसिलेट कर रहे हैं। कैसा ऑसिलेशन है? लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे? लेफ्ट राइट। वेव भी किधर जा रही है? राइट। दोनों की एक ही लाइन है। और अब इसको देखिए, ये रोप का पार्टिकल किधर जाता है और वापस आता है? ऊपर जाता है और नीचे वापस आता है, लेकिन डिस्टरबेंस किधर जा रहा है? राइट। तो डिस्टरबेंस जाने की डायरेक्शन किधर है? राइट। और पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन, पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन किधर है? अप डाउन। दोनों के बीच क्या एंगल है? 90। इस तरह की वेव्स कहलाती है ट्रांसवर्स। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्स वेव। और ये वाली जिसमें लेफ्ट राइट ही ऑसिलेशन है और वेव भी या तो लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी, ऐसे को बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह के हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ, ये फॉर्मेशन ऑफ वेव। वेव कैसे बनती है? वेव कैसे बनती है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस बात को समझें कि वेव किस तरह से बनती है। देखिए, वेव किस तरह से बनती है, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मीडियम में। मीडियम में किस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी? मीडियम में दो प्रॉपर्टीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि ऑसिलेशन में भी इंपॉर्टेंट थी। वो दो प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए। एक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी और दूसरी प्रॉपर्टी है इनर्शिया। ऑसिलेशन में आपने पढ़ा है, एक पार्टिकल मूव करते हुए जब एक्सट्रीम में पहुंचता है तो वहीं क्यों नहीं रुक जाता, वापस सेंटर में क्यों आता है? बताइए। क्योंकि उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अगर पेंडुलम है तो उस रिस्टोरिंग फोर्स का नाम था mg sin थीटा, और अगर स्प्रिंग है तो उसका नाम है kx। ये उसको क्या करता है? वापस लेके आता है। कहां पर? मीन पोजीशन की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स या किसी भी चीज को हम दूर करेंगे तो वापस लाने वाला फोर्स, ये फोर्स है इलास्टिसिटी का फोर्स। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा है। इलास्टिसिटी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स के, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस आप इंक्रीज करिए, वो क्या करेगा? एक फोर्स पैदा करके वापस उसको अपनी पोजीशन पे ले आएगा। ये कौन सा फोर्स है? ये प्रॉपर्टी कौन सी है? इलास्टिसिटी। ओके। अगर वो वापस नहीं लाएगा तो क्या होगा? ऐसे का ऐसा ही खड़ा रहेगा। जैसे एक आटे का टुकड़ा हमने लिया, पुट्टी ली, उस पुट्टी को हमने ऐसा फैला दिया और छोड़ा तो वापस नहीं गई। क्यों? उसके पास इलास्टिसिटी नहीं है। ओके। तो हमारे पार्टिकल्स या हमारे मटेरियल के पास इलास्टिसिटी होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पार्टिकल के पास इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मेजरमेंट क्या होता है? तो आंसर है, इनर्शिया का मेजरमेंट होता है मास। तो हमारे पार्टिकल के पास मास होना चाहिए। अब अगर हम एक ऐसा पार्टिकल रखते हैं जिसके पास इलास्टिसिटी भी है और जिसके पास इनर्शिया भी है, तो वो कैसे बिहेव करेगा? ये यहां से हम ऐसे ले गए इसको, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगा, ये इसको वापस लेके आया यहां तक। वापस किसके कारण आया? रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। यहां आकर क्यों नहीं रुका?
क्योंकि इसके पास क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया किसके कारण होता है, मास के कारण, और उसके कारण ये इधर चला गया, फिर वापस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण, और फिर इधर किसके कारण गया, इनर्शिया के कारण। यही चीज अभी आपने देखी कि ये हमारे पास मीडियम है, इस मीडियम में यहां पर हमने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया। जैसे अगर ये पानी है तो यहां पर हमने एक पत्थर गिराया, अगर ये रोप का टुकड़ा है तो यहां पर रोप को ऐसे उठाया, डिस्टरबेंस क्रिएट किया। उसमें क्या होता है, एक पार्टिकल पर हमने फोर्स लगाया ऐसे, ये यहां चला गया। जब ये ऊपर जाता है तो इसका जो पड़ोसी है नेक्स्ट पार्टिकल, वो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और ये उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, क्यों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का नाम क्या है, इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी नहीं होती तो ये पुट्टी जैसा होता, आटे जैसा होता, ऐसा चला जाता। इलास्टिसिटी है, इसलिए ये क्या करता है, अपने नेक्स्ट पार्टिकल को ऊपर खींचता है। जैसे ये ऊपर गया, इसने इसको भी पुश कर दिया और ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। जैसे ही ये बी ऊपर की तरफ जाने लगता है, ये अपने पड़ोस में जो यहां पर सी है इसको भी पुश कर देता है, ये भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो ए ने किसको पुश किया, बी को, बी ने किसको किया, सी को, किस प्रॉपर्टी के कारण, इलास्टिसिटी। समझ आया? अच्छा, अब ये इन्होंने पुश किया, ये इसको बी और सी ए को किधर फोर्स लगा रहे हैं, डाउनवर्ड, वापस आने के लिए। तो थोड़ी देर में हमने ए को जो एनर्जी दी वो खत्म हो जाएगी। जब ए की एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये रुक जाएगा, और रुकने के बाद इनके फोर्स के कारण, इन सब के फोर्स के कारण वापस आएगा, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब देखिए बी का क्या होगा। ए ने बी को खींचा है, बी यहां तक पहुंचा है, ए तो यहां पहुंच के रुक गया क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई। अब वो नीचे वापस आएगा, लेकिन बी अभी भी ऊपर जा रहा है। अगर ये बी ऊपर जा रहा है तो हम क्या देखते हैं कि बी यहां ऐसा टॉप पे पहुंच गया और ए वापस आ रहा है। उसने किसको खींचा, सी को, यहां सी आ गया, ये सी आ गया। उसके बाद जब सी ऊपर आता है तो ये डी को भी थोड़ा सा खींच लेता है इस तरह से। तो हम देखते हैं कि ये वाले पार्टिकल ऐसे बन गए। अभी सबसे ऊपर कौन है, बी। ओके, बी ने किसको पुश किया था, सी को। यहां पहुंचते पहुंचते बी की एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई। इधर के सब पार्टिकल बी को खींच रहे हैं, वो कहां जाएगा, नीचे। ए ऑलरेडी उससे पहले ही नीचे जा चुका है, अब बी भी नीचे जाएगा। अब ऊपर कौन जाएगा, बी किसको पुश करके गया है, सी को। अब सी ऊपर जाएगा तो थर्ड स्टेप में देखिए ये सी ऊपर में पहुंचा, बी थोड़ा सा वापस आ चुका है, ए और ज्यादा वापस आ चुका है, और सी ने डी को खींचा था, डी यहां तक पहुंचा। और डी जब ऊपर जाता है तो ये थोड़ा सा एफ को भी खींच लेता है अपने बाजू में, किस प्रॉपर्टी के कारण, इलास्टिसिटी। तो अब हम देखते हैं ये पार्टिकल ऐसे हो गए। ओके, अब इसने इसको खींचा है, ये ऊपर जाएगा, ऑसिलेट करेगा, और अगले स्टेप में देखते हैं हम कि ये ऊपर पहुंच गया है, ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है, और ये मीन पोजीशन को पार करके नीचे चला गया है। इसने ये सबसे ऊपर है, इसने इसको खींच लिया है, इसके बाजू वाले ने इसको खींच लिया है, लाइक दिस। और अब देखिए जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट है, और ये सबसे ऊंचा पॉइंट। अगर इस पीक का नाम हम क्रेस्ट रखें तो क्रेस्ट किधर जा रहा है, राइट की तरफ, दिख रहा है, ये इसकी पोजीशन यहां थी। ये वाला पानी का पार्टिकल कहां था, टॉप में। अभी ये वाला टॉप में, अभी ये वाला टॉप में, अभी ये वाला टॉप में। तो पहले इसको चांस मिला ऊपर जाने का, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला। लास्ट में हम क्या देखते हैं, ये वाला ऊपर पहुंचा। तो हमने यहां डिस्टरबेंस किया और ये डिस्टरबेंस
यहां पर जाकर इसको मिला। किस प्रॉपर्टी के कारण? इलास्टिसिटी के कारण। ये कुछ बात समझ में आती है? देखिए इस तरह से वेव का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब ए पार्टिकल, दूसरा पार्ट है, जब ए पार्टिकल यहां से वापस आएगा, क्यों वापस आएगा? इसकी एनर्जी खत्म हो गई है, यहां जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। उस समय ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस खींचता है। यहां जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये सब मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इसको वापस खींचते हैं, तो ये नीचे आता है। इनके फोर्स के कारण ये नीचे आता है, फोर्स लगता है, फोर्स मींस एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, ये नीचे आते जाता है, आते 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 यहां पर ये पहुंच जाएगा मेन पोजीशन पे, पर मेन पोजीशन पे रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? इनर्शिया के कारण। तो ये क्या करेगा? मेन पोजीशन को पार कर लेगा और इससे भी नीचे चला जाएगा, यहां चला गया, यहां चला गया, बी यहां आ गया, सी यहां पर है, डी यहां पर है, ये यहां पर है। इस तरह से ये वेव की पोजीशन बन गई। अब हम क्या देखते हैं? पीक यहां पहुंच गया, यहां से पीक स्टार्ट हुआ था, अगली बार यहां पहुंचा, उससे अगली बार यहां पहुंचा, उससे अगली बार यहां पहुंचा, उससे अगली बार यहां पहुंचा। ये पीक आगे बढ़ते जा रहा है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये डिस्टरबेंस जो हमने कहां क्रिएट किया था? ए पे, अब कहां पहुंच गया? एफ तक पहुंच गया। उसके बाद ये ए यहां पर नीचे आया, नीचे आके फिर उसकी एनर्जी खत्म हो गई, फिर वापस उठेगा, वापस उठेगा तो दूसरी वेव क्रिएट करेगा। तो ये मेन पोजीशन को पार करता है किस प्रॉपर्टी के कारण? इनर्शिया के कारण। अगर इनर्शिया नहीं होगा तो क्या होगा? कि यहीं आके रुक जाएगा और वेव बंद हो जाएगी। तो वेव को चलाने के लिए दो प्रॉपर्टीज हमको कौन सी चाहिए? नंबर 1 इलास्टिसिटी एंड नंबर 2 इनर्शिया। ठीक है, अब इस चीज को आपको बड़ी बारीकी से देखना है। इसमें आपके क्लिकर क्वेश्चंस काफी आते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है, सॉरी ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, और वेव इस तरफ जा रही है। अगर वेव इस तरफ जा रही है तो आप मुझे बताइए अगले मोमेंट पे ए पीक बनाएगा या सी पीक बनाएगा? सी पीक बनाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि वेव इधर जा रही है तो ए पीक बनाएगा। ये बात समझ में आई? दिस इज वेरी नेसेसरी थिंग टू अंडरस्टैंड। ये सब बच्चों को समझ में आना चाहिए कि जिस तरफ वेव का मोशन है, जिस तरफ डिस्टरबेंस जा रहा है, उस तरफ का नेक्स्ट पॉइंट अगले मोमेंट पर पीक बनने वाला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाने वाला है। उसके बाद कौन जाएगा? डी। उसके बाद कौन जाएगा? एफ। तो प्रॉपर्टीज क्या बनी? हर पार्टिकल को मौका मिलेगा पीक पे जाने का। याद हुआ? अगर एक वेव ट्रेवल कर रही है तो हर पार्टिकल को मौका मिलेगा पीक पर जाने का। अगर हम उसको क्रेस्ट बोलेंगे तो हर पार्टिकल क्रेस्ट बनाएगा बारी बारी से। और दूसरी चीज, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बी और सी दोनों में से किसका फेस कहना चाहिए, किसका फेस बड़ा है? क्या बता सकते हैं किसका फेस ज्यादा है? कंफ्यूज मत होइए, ये ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे ऐसे। यहां पर फेस क्या होता है? 0। यहां पर फेस क्या होता है? π/2। π/2 यानी कितने डिग्री? अगर यहां से यहां 90 डिग्री होना है तो 30, 60, 90। ये यहां से यहां किस पर है? 90। ये यहां से यहां 90 से कम है कि ज्यादा? कम। तो सी का फेस कैसा है? कम। ए का फेस बताइए। नो। ये ए क्या कर चुका है? π/2 पे आके फिर ऐसा लौटा है। थोड़ी देर में ये कहां पहुंचने वाला है? 180 पे पहुंचने वाला है। तो अगर ये 90 पे गया है तो ये लौट के कहां आ चुका है? 120 पे। 120, 160, 180 ऐसा आ जाएगा। तो अब बताइए ए बी सी
किसका फेस सबसे ज्यादा, उसके कम, उससे कम, उससे कम डी। तो हमको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है कि सी का फेस बी के फेस से ज्यादा है कि कम है। तो आंसर क्या होगा, सी का फेस कम। दूसरा, अगर हम ये पूछेंगे कि वेव किस तरफ आगे बढ़ती है, कम फेस वाले पार्टिकल की तरफ आगे बढ़ती है कि ज्यादा फेस वाले पार्टिकल की तरफ? हाँ, अभी क्वेश्चन आंसर याद हो गया आपको, किस तरफ आगे बढ़ती है, कम फेस वाले पार्टिकल की तरफ आगे बढ़ती है। और आगे जाके जब हम वेव का इक्वेशन पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां हमने एक जगह माइनस क्यों लगाया है, वो मैं आपको बताऊंगा जब वहां पर हम माइनस एक्स लगाएंगे या माइनस ओमेगा कुछ लगाएंगे, दैट विल शो कि अगला पार्टिकल इससे फेस में छोटा है। ओके, ये पार्टिकल इससे फेस में छोटा है। ओके, तो ये वेव के मोशन का कंस्ट्रक्शन, ये अब आपको समझ में आ गया कि वेव किस तरह से आगे बढ़ती है। कौन सी दो प्रॉपर्टीज चाहिए हमको, इलास्टिसिटी और इनर्शिया। ओके, इलास्टिसिटी रिस्टोरिंग फोर्स देती है, इनर्शिया का मेजरमेंट मास होता है। तो याद रखिए, कभी हम शब्द इनर्शिया यूज करेंगे, कभी मास यूज करेंगे, कभी डेंसिटी यूज करेंगे। क्यों? डेंसिटी में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, मास, और उसी मास को ही क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो हमको जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको वहां यूज करेंगे। न्यूटन ने डेंसिटी यूज किया क्योंकि डेंसिटी ही क्या मेजरमेंट होता है, इनर्शिया का मेजरमेंट होता है। इस तरह से ये प्रॉपर्टी के बाद अब हम इसके बाद अगला लेते हैं। ओके, आगे बढ़े। नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, काम की बात नोट करिए। व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। ओके, नेक्स्ट। ये क्या है? ओके, इट इज ए वेव बाय पीपल। देखिए ये वाली वेव क्यों नहीं देखी, स्टेडियम में बनती, फुटबॉल स्टेडियम में। फुटबॉल स्टेडियम में आप देखेंगे एक जगह के लोग उठते हैं, फिर वहां बैठते हैं, दूसरी जगह के लोग उठते हैं, इस तरह से उसमें ये वेव बनती जाती है। ये कौन से टाइप की वेव है, ट्रांसवर्स। वेव किधर जा रही है, राइट साइड में, और पार्टिकल किधर मूव हो रहे हैं, अप डाउन। ओके, इसको देखिए, ये वेव किस किस में होती है, एग्जाम्पल याद रखिए। दीज वेव्स आर इन वाटर, स्ट्रिंग्स एंड लाइट ऑल्सो। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और उसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्सल। और मटेरियल वाले में आप याद रखेंगे वाटर एंड स्ट्रिंग्स। पानी की वेव्स, पानी की वेव्स कुछ पर्टिकुलर टाइप की होती हैं। वी कैन से ऑन द सरफेस दे आर ट्रांसवर्स। और बड़े इस पे खास ध्यान से आप देखेंगे तो ये ब्लू पार्टिकल दिख रहा है, यस, ये ब्लू पार्टिकल कैसा चल रहा है, राउंड। ये पानी की वेव के पार्टिकल की एक्चुअल शेप होती है। बट इफ यू हैव टू रिप्लाई कि ये ट्रांसवर्सल है या लॉन्गिट्यूडनल है, योर आंसर शुड बी इट इज ट्रांसवर्सल। वाटर वेव्स दो तरह की हो सकती हैं। ये दो तरह हैं, कैपिलरी वेव और ग्रेविटी वेव। वेव के लिए हमने पढ़ा है कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, मीन पोजीशन पर वापस लाता है, और उस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ए ने बी को खींचा था, बी ने सी को खींचा था, ये सबने देखा। अच्छा, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इलास्टिसिटी का फोर्स है, ये दो तरह से हो सकता है। पानी को हम ऊपर उछालते हैं,
अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, पानी को या एक हमने दूध रखा हुआ है कढ़ाई में, दूध के ऊपर मलाई जम गई है, आप धीरे से मलाई को ऐसे ऊपर उठाते हैं, बाकी की मलाई नहीं टूटती, सरफेस है वो सरफेस उसको वापस खींच लेती। ये वापस खींचने का काम किसने किया? सरफेस। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा ऊपर ऐसा उठा देते हैं, उसको तोड़कर भी उठा देते हैं और ऊपर लाके दूध को छोड़ते हैं, फिर दूध नीचे गिरता है, किस फोर्स के कारण? ग्रेविटी के फोर्स के कारण। तो कोई भी चीज, पानी की जो सरफेस है उसके एक पार्टिकल को आप थोड़ा सा उठाएंगे, सुई के बराबर थोड़ा सा उठाएंगे, तो उसको वापस कौन खींचेगा? उसका सरफेस टेंशन, क्योंकि उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनी हुई है, वो एक मेम्ब्रेन जैसा काम करता है और वो उसको वापस खींचता है। वो क्या है? सरफेस टेंशन, उसको वापस खींच सकता है। उसके कारण वेव्स बन सकती हैं, क्योंकि वेव्स के लिए हमको क्या चाहिए? एक रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए। दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स है ग्रेविटी। समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो समुद्र की लहर इतनी ऊंची होती है कि सरफेस टेंशन की सरफेस टूट जाती है। सरफेस टेंशन की सरफेस तो टूट जाएगी, उस समय उसके पार्टिकल्स को नीचे वापस कौन बुलाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर तालाब का पानी, एकदम झील का पानी शांत है और उसके ऊपर हवा चल रही है, अगर हल्के से हवा चल रही है तो उसमें हम देखते हैं बड़ी हल्की हल्की लहरें उठती हैं। उस समय उठती है और नीचे बैठती हैं, उनको ग्रेविटी के फोर्स की जरूरत नहीं होती है। उसमें कौन सा फोर्स काम कर जाता है? सरफेस टेंशन, उतना ही काफी है। वो जो वेव्स रहेंगी उनको क्या बोलेंगे? कैपिलरी वेव्स, जो जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स कौन है? सरफेस टेंशन। और समुद्र की वेव्स में जिसमें ग्रेविटी का फोर्स वापस बुलाता है, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय कैपिलरी वेव्स। ओके, ये देखिए, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन कैसे हो रहे हैं? लेंथ की डायरेक्शन में हो रहे हैं, सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस। ये भी कैसे हैं? लॉन्गिट्यूडनल। पल्स मतलब एक छोटी सी वेव जो कि कम ड्यूरेशन की वेव होती है, दैट इज पल्स। ये कैसी पल्स है? लॉन्गिट्यूडनल। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। स्पीकर का मोशन, पर्दे का मोशन आप देख रहे हैं, लेफ्ट राइट, और वेव भी किधर जा रही है? टुवर्ड्स राइट। क्या जा रहा है वेव में? आंसर है, याद रखिए, आंसर है कंप्रेशंस। कौन आगे बढ़ रहा है? हाँ, प्रेस किया है एयर को, वो प्रेस की हुई एयर आगे बढ़ती है, तो इसका नाम है कंप्रेशन। ये वेव्स भी आपने देखी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ये देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव का दूसरा नाम क्या है? प्रेशर वेव्स, जो कि हमारी साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स क्या है? प्रेशर वेव। तो हमारे गले में लैरिंग्स ऐसे चलते हैं। जब स्पीकर चलता है तो स्पीकर का डायफ्राम इस तरह से चलता है और इस तरह से प्रेशर के डिफरेंस, लाल वाले कंप्रेशंस हैं और दूसरे रेयरफेक्शंस हैं, जहां पर प्रेशर कम होता है। तो क्या चल रहे हैं? एक प्रेशर, उसके बाद रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। ये बारी बारी से आगे बढ़ते जाते हैं। एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। दिस इज ए ट्यूनिंग फोर्क, ये आप लैब में यूज करते हैं। इसके साथ भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये दोनों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक खास चीज, एक वेव चलते हुए आई और एक रेड पार्टिकल पर पड़ी, तो उस पार्टिकल को क्या हो जाएगा? वेव क्या होती है? वेव, अभी तक आपने इसको याद कर लिया है, वेव इज एनर्जी, डिस्टरबेंस। ओके, हमने रोप में कैसा डिस्टरबेंस किया था? ऊपर नीचे। उसने अगले पार्टिकल को क्या किया? ऊपर नीचे।
अब ये एक वेव चलकर आती है और रेड वाले पार्टिकल पर पड़ती है, तो रेड पार्टिकल ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। रेड पार्टिकल क्या कर रहा है? आंसर है रेड पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो जब भी वेव किसी पार्टिकल पर पड़ती है, उस पार्टिकल पर क्या इफेक्ट होता है? इट स्टार्ट डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन। इस चीज को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि वेव से फर्क क्या पड़ता है हमको। आंसर है बिल्कुल पड़ता है, जिस चीज पर वेव पड़ेगी इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, और ये ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो वेव ऑसिलेट कराती है, जैसे हमारे मोबाइल में इलेक्ट्रॉन्स हैं सर्किट में खड़े हैं, जैसे ही वेव आएगी वो क्या करेंगे? ऑसिलेट। और जैसे ही वो ऐसे ऑसिलेट करते हैं, मोबाइल में एक बेल लगी है, उस बेल में से जब वो ऐसे ऑसिलेट करते हैं बेल बजनी शुरू हो जाती है, हमको पता लग जाता है कॉल आ गया। तो कॉल आया क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट किए। ऑसिलेट क्यों किए? क्योंकि उस पर एक वेव आकर इंसिडेंट हुई। तो वेव क्या क्रिएट करती है? आंसर है वेव डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। किस टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट करती है? आंसर है ऑसिलेशन डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। ये ऑसिलेशन कैसे होते हैं? तो आंसर है अगर वेव सिंपल हार्मोनिक है तो ऑसिलेशन भी कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक होगा। लेकिन क्या वो पार्टिकल वेव के साथ बह जाएगा? आंसर है नो। वो कहां पर रहेगा? अपनी जगह पर ही रहेगा। सिर्फ क्या करेगा? ऑसिलेट, ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि समुद्र की वेव आती है और बहाकर किसी को गहराई में ले जाती है, दैट इज रॉन्ग। वेव आती है, वेव ऊपर जाती है, नीचे जाती है, वो आदमी ऐसा ऊपर चढ़ता है, फिर जब नीचे आता है तो समुद्र की सरफेस कैसी है? स्लोपर, उसमें फिसल के वो अंदर चला जाता है। वेव उसको अंदर नहीं ले जाती। वेव सिर्फ क्या करती है? अप डाउन ट्रांसलेटरी मोशन, वो ऑसिलेशंस करती है और स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशंस करती है, ट्रांसवर्सल ऑसिलेशन। वो खुद ही आदमी चला जाएगा तो चला जाएगा। और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, आपने देखा है वेव आती है, अपनी जगह उछलते हैं, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं, वो तो पीछे जाके डूबते नहीं। ओके, तो वेव का मोशन याद रखिए, वेव हमेशा क्या करवाती है? ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेव पार्टिकल को कहीं भी फेंकती नहीं है, ये आपको याद रखना है। रेड वाले को आप देख रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल पर वेव चलेगी, ये इफेक्ट होगा उसका। ओके, अगर वेव एक डायफ्राम पर जाएगी तो क्या होगा? जब कंप्रेशन होंगे तो डायफ्राम एक तरफ दबेगा, और जब रेयरफेक्शन होगा, वैक्यूम आएगा तो उल्टी तरफ आएगा। ये कहां होता है? ये हमारे कान में होता है। हमारे कान में ऐसा होता है, माइक्रोफोन में ऐसा होता है। जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो माइक्रोफोन का पर्दा ऐसे ही हिलता है जैसे ये पर्दा हिलता है। ठीक है, तो ये होते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन और उसके इफेक्ट। ओके, अब उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और कौन सी वेव्स ट्रांसवर्सल होती हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल। ये एक वाटर कंटेनर है, इस वाटर कंटेनर में पूरा वाटर भरा हुआ है। यहां पर हमने एक डिस्टरबेंस का सोर्स लगाया, ये सोर्स ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करने से वेव क्रिएट करेगा। वेव कैसे क्रिएट होती है? व्हेन वी स्टार्ट ऑसिलेशन। इसने ऑसिलेशन किया और वेव क्रिएट हुई। देखिए वो वेव कैसे जाएगी। वेव कितने तरह की होती हैं? दो तरह की, एक ट्रांसवर्सल और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। फिर मैं पहले आपको यहां एक्सप्लेन कर दूं। ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल में ये वाला पार्टिकल यहां होगा, ये पार्टिकल यहां होगा, तो ये पार्टिकल यहां होगा, एंड दिस विल बी शेप ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स एट एनी टाइम, दिस विल बी द शेप ऑफ द पार्टिकल्स। ये ट्रांसवर्सल वेव बन रही है और इसके पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करते हैं, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। वेव की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि हमने यहां डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, थोड़ी देर बाद वो डिस्टरबेंस हमको यहां पर दिखता है, इसका मतलब वेव की डायरेक्शन ऐसी। यहां पर हमने साउंड क्रिएट किया, यहां पर आपके कान में साउंड पहुंचता है। ये साउंड कैसे चलता है, यहां से जब हम इसको प्रेशराइज करते हैं तो यहां के जो पार्टिकल हैं जो कि यहां पर ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर थे, जब हम यहां से साउंड क्रिएट करते हैं तो ये कंप्रेशन बन जाता है और इनके बीच में ज्यादा गैप आ जाएगा, फिर यहाँ पे कंप्रेशन बनेगा, फिर यहां ज्यादा गैप आएगा। दिस इज रेयरफैक्शन एंड दीज टू आर कंप्रेशन। तो देखिए ये स्प्रिंग जैसा है, यहां से जैसे ही हम बोलते हैं ये पार्टिकल ऐसा दबे, दबने से ये स्प्रिंग दब गया, क्या पैदा हो गया, कंप्रेशन। फिर ये स्प्रिंग अपने आप खुलेगा, पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे और इतना दूर तक ऑसिलेट करेंगे कि अपने ओरिजिनल डिस्टेंस से भी ज्यादा खुल जाएंगे। ऐसा होगा तो यहां क्या बन जाएगा, रेयरफैक्शन। फिर ये ऐसा जाके इधर प्रेस करेंगे तो क्या बनेगा, कंप्रेशन। फिर यहां से अगला कंप्रेशन आएगा, फिर यहां से अगला रेयरफैक्शन आएगा, ये ऐसा आगे बढ़ते जाएंगे। ये जो नेचर है आगे बढ़ने का, ये क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। यहां पर पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट को हमने वाइब्रेट कराया, जब हमने उसको वाइब्रेट कराया तो ये यहां पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट करता है। कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन और ये कंप्रेशन। यहां पर रेयरफैक्शन आ गया मान लीजिए। इसके बाद ये वेव कैसी बनाएगा, तो आंसर है ये अपने चारों तरफ वेव बनाएगा ऐसे। जब ये इधर साइड की वेव बनाता है तो यहां पर कंप्रेशन, फिर यहां रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, फिर यहां कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। बीच वाली रे को देखिए, यहां कंप्रेशन, फिर यहां पे दूसरा कंप्रेशन, फिर यहां तीसरा कंप्रेशन, चौथा कंप्रेशन, पांचवा कंप्रेशन, छठवां कंप्रेशन। इसके बाद यहां पर कंप्रेशन आएगा, फिर यहां रेयरफैक्शन आएगा, फिर यहां कंप्रेशन आएगा, ये कंप्रेशन है। अब इसके अंदर जो वेव्स चली, इनका नेचर कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल। और अब सरफेस की तरफ ध्यान दीजिए, यहां सरफेस पे कौन पहुंचा, कंप्रेशन, ऐसे दबे हुए पार्टिकल, और ये सब क्या करेंगे, खुलेंगे। जैसे ही कंप्रेशन यहां पहुंचा, इसने यहां के वाटर पार्टिकल को कंप्रेस किया, पार्टिकल किधर उठ जाएंगे, ऊपर की तरफ। यहां पर पार्टिकल ऐसे ऊपर उठे, यहां पर कौन है, कंप्रेशन के बाद रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन में प्रेशर कम होता है, इसने पार्टिकल को नीचे खींच लिया। यहां पर क्या है, रेयरफैक्शन, इसने नीचे खींचा। यहां पर कौन पहुंचा, कंप्रेशन, इसने ऊपर दबाया। अब देखिए सरफेस पे क्या बन गया, ये वाली वेव बन गई। ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्सल, क्योंकि यहां के पार्टिकल इस कंप्रेशन के कारण ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये रेयरफैक्शन के कारण नीचे, ये रेयरफैक्शन के कारण नीचे, कंप्रेशन के कारण ऊपर। तो इनका मोशन कैसा हो गया, ऊपर नीचे। अब हमने आपसे पूछा कि पानी में, वाटर में साउंड की वेव्स किस मेथड से ट्रेवल करती हैं, इज इट लॉन्गिट्यूडनल और इज इट ट्रांसवर्सल। तो आंसर क्या आएगा, दोनों। तो दोनों का नियम क्या है, तो नियम याद रखिए, when they are moving within the water then it is longitudinal, and when they are on the surface
देन इट इज ट्रांसवर्स। सरफेस किसको कहते हैं? इसके सरफेस के इंटरफेस के नीचे कौन है? वाटर। ऊपर कौन है? एयर। बीच का जो इंटरफेस है दैट इज नोन एज सरफेस। वहां पर अगर वेव को ट्रेवल करना है तो कौन सा मेथड अडॉप्ट करती है? ट्रांसवर्सल मेथड अडॉप्ट करती है। इट विल गो लाइक दिस। लेकिन अगर उसको अंदर ही अंदर चलना है तो कैसे चलेगी? लॉन्गिट्यूडनल मेथड से चलेगी। तो यहां पर कैसी चली? लॉन्गिट्यूडनल। सरफेस में कैसी चली? अब थोड़ा सा और देखिए, इमेजिनेशन को और सोचिए। जब इसने इसको पुश किया, ये पानी ऐसा ऊपर हुआ, ये पानी नीचे हुआ, ये पानी ऊपर हुआ, ये पानी नीचे हुआ, तो वाटर की सरफेस में कैसी वेव बन गई? ट्रांसवर्सल की लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्सल। वाटर की सरफेस में ट्रांसवर्सल। अब देखो, ये जब पानी के पार्टिकल ऊपर उठते हैं तो ये जो एयर के पार्टिकल हैं इसको ऐसे ऊपर दबाते हैं, तो यहां क्या बनेगा? कंप्रेशन। क्योंकि पानी किधर उठा? ऊपर। कंप्रेशन। इस कंप्रेशन, ऐसा कंप्रेशन हुआ, फिर ये ऐसा फैला, यहां रेयरफेक्शन बना, फिर एक कंप्रेशन बना, फिर रेयरफेक्शन बना, फिर कंप्रेशन बना। ये यहां पर रेयरफेक्शन बना, यहां पर कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन। ये कौन सी वेव चलनी शुरू हो गई? लॉन्गिट्यूडनल। और हमारा नियम पक्का है। यहां पर कौन सा मीडियम है? एयर। यहां कौन सा मीडियम है? एयर। यहां कौन सा है? एयर। चेंज हो रहा है क्या? नहीं। इसलिए कौन सी वेव होंगी? लॉन्गिट्यूड। यहां पे वाटर, 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 इसलिए कौन सी? यहां वाटर और यहां एयर, इसलिए बीच में कौन सी? अब याद रहेगा, ये हमारा नियम। तो ट्रांसवर्सल हम कहां पर मिलती है हमको नेचर में? जहां पर इंटरफेस होता है, जहां पर सरफेस होती है वहां ट्रांसवर्सल वेव होती है। और जब मीडियम के बीच में चलना होता है तब कौन सी होंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। ओके, ये इन दोनों के बारे में, ये दोनों आप देख चुके हैं, पल्स वेव एंड साइन वेव। ये पार्टिकल आप देख रहे हैं ऑसिलेट कर रहा है विद इफेक्ट ऑफ वेव। थोड़ा सा टर्म्स नोट कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, number of oscillations per unit time, frequency. Number of oscillations per unit time is known as frequency. उसकी यूनिट क्या लेनी है? हर्ट्ज। हाउ डू वी राइट इट? न्यू। ओके, फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये है कि फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। एक सोर्स ने जितनी बार वाइब्रेट होकर एक फ्रीक्वेंसी बना दी, वो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। जैसे हमने एक घंटी बजाई, बेल बजाई, और बेल एक सेकंड में 1000 वाइब्रेशन करती है, तो वहां से एक साउंड निकला, उसके वाइब्रेशन पर सेकंड कितने हैं? 1000। वो साउंड चलते 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 दीवार में एंटर कर गया, और दीवार के उस तरफ हमने कान लगाया, हमको बेल सुनाई पड़ती है। कितने वाइब्रेशंस? 1000 पर सेकंड। वॉल में से भी कितने आ रहे हैं? 1000 पर सेकंड। तो उसके बाद वहां पानी का टैंक है, उस पानी में से वो वेव गई, अभी भी एक सेकंड में कितनी बार? 1000। तो एक सोर्स एक बार जो फ्रीक्वेंसी की वेव बना देता है, वो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। ये बिल्कुल थंब रूल याद रख लीजिए कि फ्रीक्वेंसी कौन बनाता है? सोर्स। और एक बार सोर्स ने बना के छोड़ दी, फिर उसकी वेव की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी। राइट? तो ये है फ्रीक्वेंसी के बारे में। लेकिन क्या चीज बदल सकती है?
अच्छा, फ्रीक्वेंसी से फर्क क्या पड़ता है? तो फ्रीक्वेंसी से आवाज मोटी या पतली होती है। ठीक है, आदमियों की आवाज की फ्रीक्वेंसी 400, औरतों की करीब करीब 500। इस तरह से आवाज मोटी और पतली। सितार की फ्रीक्वेंसी few thousand होती है, तबले की फ्रीक्वेंसी 40-50 होती है। तो जिसकी जितनी फ्रीक्वेंसी कम उतनी आवाज मोटी। मोटी आवाज वाली चीजों की फ्रीक्वेंसी कम होती है। उसको हम लोग साउंड के चैप्टर में अलग नॉमेनक्लेचर है, फिजिक्स में हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, तो ये है फ्रीक्वेंसी के बारे में। टाइम पीरियड, ये आपको मालूम है, टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ मेकिंग वन वेव इज टाइम पीरियड। इसको टी लिखेंगे और इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड। फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन? 1/फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इज लेंथ ऑफ वन वेव एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कहला सकता है वन वेव। दो ट्रफ के बीच का भी वन वेव। दो कंप्रेशन के बीच वन वेव, दो रेयरफेक्शन के बीच वन वेव। तो फाइनल हमारी डेफिनेशन क्या बनती है? दैट इट इज द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग सेम फेस। नोट करिए, वेवलेंथ इज द लीनियर डिस्टेंस, वेवलेंथ इज द लीनियर डिस्टेंस between two points of the wave having same phase, और फेस को अब आप लोग अच्छे से पहचानते हैं ऑसिलेशन में, वेव्स में। ओके, एम्पलीट्यूड ये आप पढ़ चुके हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड से वेव में हमको क्या नोटिस होता है? तो हमारा आंसर है उससे हमको आवाज ऊंची है या नीची है ये पता लगता है। जैसे हम बोलते हैं जोर से बोलो, अगर हम कहते हैं ऊंचा बोलो तो हम क्या चीज बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपने साइन वेव में देखा, एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? दैट इज एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड और एनर्जी का क्या रिलेशन है? एनर्जी इज प्रोपोर्शनेट टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला हमारे बहुत काम आने वाला है। E इज प्रोपोर्शनेट टू ए स्क्वायर। ओके, जब साउंड वेव चलते जाती है दूर जाके हमको आवाज कम सुनाई पड़ती है। क्यों? एम्पलीट्यूड कम हो चुका है। तो एम्पलीट्यूड जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी फ्रिक्शन के कारण कम हो जाती है, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डैम्पिंग। ओके, ये साउंड के शब्द हैं। व्हाट इज मीन बाय टोन एंड व्हाट इज मीन बाय नोट। इसका वेव से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, साउंड से है। टोन किसको कहेंगे? पढ़ के समझ आ रहा है? सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको क्या कहेंगे? टोन। जैसे कि हारमोनियम की आवाज, फ्लूट की आवाज। और नोट क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सम फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज नोट। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कैसी आवाज निकलती है? जो लोग म्यूजिक जो प्रैक्टिस करते हैं या जो पियानो या हारमोनियम या गिटार कोई भी चीज बजाते हैं, उसमें जब आप स बजाते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है, कान को हमारे प्रैक्टिस कराई जाती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जब 256 होगी तब जो साउंड हमको सुनाई पड़ेगा वो प्योर स है। ऐसे ही नहीं होता, किसी को भी सा नहीं बोलते। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 256, वही सा होता है। और उसके बाद रे की फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं 288, ग की 320, ये सा रे ग म प ध नी। और फिर से जब दोबारा सा आएगा तो कितनी होगी? जो कि 256 के डबल। दिस इज हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब डबल हो जाना। फिर से वो सा बन जाता है और फिर से सारे गामा दूसरा शुरू होता है। कितना डिफरेंस रहता है उसमें? 256।
256 का डबल हो जाएगा। समझ आया? तो ये हार्मोनिक, और आपके जो ट्यूनिंग फोर्क रहते हैं जो आपको लैब में मिलते हैं, वो ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर आप देखेंगे यही वाली मार्किंग होती है। एक ट्यूनिंग फोर्क पे लिखा होगा 341.3, उसका मतलब वो कौन सा स्वर निकालता है? मा, सारे गा मा, 341.3। तो जब कोई अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करता है, भले गिटार करे सितार करे, तो माँ को वो वाले ट्यूनिंग फोर्क के साथ सेट करता है। एक कान से उस ट्यूनिंग फोर्क को सुनता है और एक कान से उस तार को बजाता है और उसको धीरे धीरे टाइट करते जाते हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी एक समान हो जाती है, उसको पता चल जाता है। और ये सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में भी है। किया है किसी ने? नहीं किया मोस्टली। हाँ, मोस्टली टीचर कराते भी नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर थोड़ा सा भी जिसको म्यूजिक का ज्ञान हो उसके लिए बहुत आसान होता है। ओके, बस इक्वेशन ऑफ वेव हम अगली क्लास में करेंगे।